नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पे निकलने वाले हैं जो सच में बेहद रोमांचक है। सोचिए, जो कहानियां हमने बचपन से सुनी है वो अचानक एक दिन सच साबित हो जाएं तो कैसा लगेगा। सदियों से एक भव्य सुनहरी नगरी की कहानियां हमारे प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में सिमटी हुई थीं। लेकिन क्या होता है जब विज्ञान उन पन्नों को एक जीती जागती हकीकत में बदल देता है? इस विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में एक पूरा का पूरा प्राचीन शहर समंदर के नीचे दफन हो सकता है? आइए सीधे 1983 में चलते हैं। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सतह से करीब 30 मीटर नीचे गोताखोरों की एक टीम को कोई आम चट्टानें नहीं मिली। उन्हें मिले अप्राकृतिक रूप से तराशे गए विशाल पत्थर, ऊंची ऊंची दीवारें और एक बेहद भव्य शहर के अवशेष। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक ऐसे शहर की गवाही थी जो कभी अपने पूरे वैभव के साथ वहां सांस लेता था। भाग 1, समुद्र में छिपा विशाल शहर। भाग 2, स्वर्ण नगरी का निर्माण। अब इस शहर की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 5000 साल पीछे। सदियों तक महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में लिखी द्वारका की बातों को लोग सिर्फ एक मिथक मानते थे। ग्रंथों में बताया गया है कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को जरासंध के लगातार हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए एक नई सुरक्षित जगह चाहिए थी, और किंवदंतियों की माने तो उन्होंने समुद्र देव वरुण से प्रार्थना की। इसके बाद उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 153.6 किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र उपहार में मिला, जहां इस अद्भुत शहर की नींव रखी गई। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है, एक तरफ तो पुराणों में इसकी भव्यता का काव्यात्मक वर्णन है, जैसे सोने की दीवारें, चांदी के फर्श और 900 से ज्यादा महल। लेकिन जब हम इसकी पुरातात्विक वास्तविकता देखते हैं तो पाते हैं कि ये शहर अविश्वसनीय रूप से एडवांस था। वहां चौड़ी सीधी सड़कें थीं जो सीधे बंदरगाह तक जाती थी, बेहतरीन सिंचाई प्रणाली थी और जहाज़ों के लिए बाकायदा विशेष डॉक या गोदी बनाई गई थी। मतलब ये सिर्फ एक सुंदर शहर नहीं था, बल्कि एक बेहद आधुनिक और आत्मनिर्भर अर्बन सेंटर था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, विनाश का श्राप। देखिए, इतिहास गवाह है कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी परछाई की तरह साथ साथ चलता है। द्वारका का पतन किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद, गांधारी के उस श्राप से जिसने यदुवंश के अंत की भविष्यवाणी की थी। फिर सांब द्वारा ऋषियों का अपमान और बदले में मिला लोहे का मूसल पैदा करने का श्राप। धीरे धीरे यादवों में अहंकार और मदिरापान इतना बढ़ गया कि वो आपस में ही क्रूरता से लड़ने लगे, और अंत में जब एक शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो ये विशाल और भव्य नगरी उफनते समंदर में हमेशा के लिए समा गई। अब आते हैं भाग 4 पर, द्वारका के अस्तित्व की खोज। तो ये खोज कोई रातों रात नहीं हुई। 20वीं सदी में इस शहर को ढूंढने की एक बहुत ही व्यवस्थित जांच शुरू हुई। 1930 के दशक में ही कुछ मछुआरों और आसमान से गुजरने वाले पायलटों को समंदर के नीचे कुछ अजीब सी ज्यामितीय रेखाएं दिखने लगी थीं। फिर 1963 में जब एएसआई ने पहली बार खुदाई की तो कई प्राचीन कलाकृतियां सामने आईं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1970 के दशक में। तब राजा सिंधित का 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने एक धार्मिक कथा को एक असल भौगोलिक स्थान से जोड़ दिया था। लेकिन असली लड़ाई तो 1980s के दशक में शुरू हुई, डॉक्टर एसआर राव के साथ। आप सोचिए, उस दौर में जब कोई एडवांस टेक्निक नहीं थी, मॉडर्न सोनार नहीं था और सरकारी फंड की भी भारी कमी थी, उस वक्त डॉक्टर राव ने शंका करने वालों को गलत साबित करने की ठानी। सिर्फ स्थानीय मछुआरों की मदद से और मात्र 800 रुपए के शुरुआती फंड के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारे प्राचीन ग्रंथ कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बल्कि असली ऐतिहासिक नक्शे थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? 1983 से 1992 के बीच जो 12 समुद्री अभियान हुए उन्होंने ग्रंथों के ब्लूप्रिंट को बिल्कुल सच साबित कर दिया। जहां ग्रंथों में शहर को बचाने वाली विशाल दीवारों का जिक्र था, वहीं पानी के 30 मीटर नीचे गोताखोरों को 560 मीटर लंबी एक असली दीवार मिली। इसके साथ ही वहां से पीतल की वस्तुएं और 3 छेद वाले खास पत्थर के एंकर भी मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि द्वारका कभी एक बेहद बिजी और उन्नत बंदरगाह शहर हुआ करता था। भाग 5, विज्ञान और समुद्र के रहस्य।
जैसे जैसे हम 1990 के दशक से आगे बढ़े, वैज्ञानिकों को और भी पुख्ता सबूतों की जरूरत महसूस हुई। 2001 में एक बेहद एडवांस्ड हाईटेक मिशन शुरू किया गया। आधुनिक सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का इस्तेमाल करके करीब 4000 वर्ग मीटर इलाके को स्कैन किया गया। और जानते हैं, जब वहां मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो क्या हुआ? वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कुछ कलाकृतियां महाभारत काल यानी 5000 साल पुरानी थी और कुछ तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी निकली, करीब 9000 साल पुरानी। ये सच में माइंड ब्लोइंग था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, इतना शानदार शहर आखिर डूबा कैसे? इसका जवाब हमें विज्ञान ने दिया। प्रोफेसर रेंस ने 20,000 साल के ग्लोबल डेटा पर रिसर्च की और एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। करीब 5000 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया भर में अचानक भयंकर सुनामी आई थी और समंदर का स्तर बहुत तेजी से लगभग 5 मीटर तक बढ़ गया था। और मजे की बात यह है कि ये वैज्ञानिक टाइमलाइन श्री कृष्ण के प्रस्थान और द्वारका के डूबने के पौराणिक समय के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। और अब हमारे आखिरी भाग पर आते हैं, आस्था और विज्ञान का संगम। करीब 90 सालों की इस अविश्वसनीय खोजी यात्रा ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया है। आपको याद होगा, 25 फरवरी 2024 को हमने एक बहुत ही ऐतिहासिक पल देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पंचकोई समुद्र तट के पास अरब सागर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग की और उस जलमग्न शहर के प्राचीन स्तंभों को मोरपंख अर्पित किए। ये सिर्फ एक गोता नहीं था, बल्कि हमारी उस महान और प्राचीन विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जो कभी खो गई थी। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे अहम बात यही है कि आस्था और विज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। द्वारका की खोज हमें बताती है कि ये दोनों एक ही सत्य तक पहुंचने के बस दो अलग अलग रास्ते हैं। हमारी सांस्कृतिक यादें और हमारे प्राचीन ग्रंथ वास्तव में इतिहास को संजोकर रखने वाले असली ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। ये द्वारका उस सभ्यता का जीता जागता प्रमाण है जो अपनी कामयाबी के शिखर पर भी विनम्र थी और जिसका अंत आज भी हमें एक गहरे अचरज में डाल देता है। और अब इस खामोश लेकिन विशाल समंदर को देखते हुए मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या पता ऐसी कितनी ही और अनगिनत किंवदंतियां हैं जिन्हें हमने आज तक सिर्फ कहानियां ही मान लिया है। न जाने कितना भूला हुआ इतिहास, कितनी और प्राचीन सभ्यताएं आज भी इन लहरों के नीचे उस गहरी शांति में हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं। सोचने वाली बात है ना? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।